हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों का टॉर्क से रिलेटेड ये थर्ड लेक्चर होगा। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं अबाउट टॉर्क, जो इससे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्लास में हम लोगों ने टॉर्क को डिफाइन कर लिया था कि व्हाट इज टॉर्क। बेसिकली टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, या कह सकते हो कि फोर्स का एक टर्निंग इफेक्ट होता है, या कह सकते हो कि टॉर्क वो चीज है जो किसी भी बॉडी के अंदर रोटेशनल चेंज लेके आता है, रोटेशनल मोशन में चेंजेज करता है। दैट इज टॉर्क। दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स याद रखिएगा, ट्रांसलेशनल मोशन में, रेक्टिलिनियर मोशन में फोर्स जब लगता था तो रेक्टिलिनियर मोशन होता था। वहां पर फोर्स हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर बांधते थे, ठीक है। लेकिन आपको व्हाट्सएप पे क्यों भेजे थे टॉर्क का क्वेश्चन? ओके, तो वो कॉल पर जो पूछे थे वो क्वेश्चन नहीं था वो। ठीक है, वो ठीक है ठीक है, क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना उस क्वेश्चन को। ओके, क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है। तो टॉर्क का ये हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था। टॉर्क के लिए हम लोगों ने फार्मूला भी पढ़ा था कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। टॉर्क के लिए कुछ पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। एक था दैट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये वो पॉइंट है जहां पर, सॉरी, अभी विजिबल है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब ये हो गया कि जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है वो होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये पॉइंट सबको समझ में आना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेशन होने वाला है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर बॉडी हिंज है, यहाँ पर दो तरह का चीज समझिए। अगर एक रॉड है और इस रॉड को आपने हिंज कर दिया इस पॉइंट के अबाउट, तो ये डेफिनेट श्योर हो गया ये बॉडी इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। अगर बॉडी हिंज नहीं है, एक रॉड है जो कि हिंज नहीं है, इट इज फ्री टू मूव, सो इट विल रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, है ना। तो इस केस में अगर आप फोर्स यहां पर लगाते हो, इस केस में अगर आप फोर्स यहां पर लगाते हो, तो आप फ्री हो किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए। किसी भी पॉइंट के अबाउट आप इस पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हैं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हो। तो जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है उस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल सकते हो, बशर्ते ये जो आर वेक्टर होगा, ये जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है वहां से आप पोजीशन वेक्टर को मेजर करेंगे। ये पॉइंट ध्यान में रखिए। हमने जो एग्जांपल कराया था, इस तरह का एक लेविना लिया था। लेविना मतलब होता है कोई भी बॉडी। इस तरह का लेविना लिया था। मुझे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर रहा था, डेट वाज द पॉइंट क्यू, और फोर्स लग रहा था पॉइंट पी पर कुछ इस डायरेक्शन में, इस तरह से फोर्स लग रहा था। तो मैं आर वेक्टर किस पॉइंट के अबाउट लूंगा? मैं आर वेक्टर लूंगा इस क्यू पॉइंट के अबाउट। यहां से मैं इससे पोजीशन वेक्टर मेजर करूंगा। इसी क्वेश्चन में अगर हमसे बोला जाए कि नहीं मुझे टॉर्क बताइए इस पॉइंट के अबाउट, मान लीजिए कि ये पॉइंट है एम, तो मैं इसके लिए आर वेक्टर ये वाला कंसीडर करूंगा। दिस विल बी द आर वन वेक्टर, लाइक दिस वन। ये आर वन वेक्टर होगा। मेरी बात समझ में आई? सो टॉर्क अबाउट क्यू हो जाएगा आर क्रॉस एफ, लेकिन टॉर्क अबाउट एम हो जाएगा आर वन वेक्टर क्रॉस एफ, ठीक है। तो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप जिस भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो वहां से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का पोजीशन वेक्टर आपको लिखना पड़ेगा। फोर्स वेक्टर के साथ आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। दैट विल बी योर टॉर्क।
इसके बाद हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि हाउ टू कैलकुलेट द नेट टॉर्क। नेट टॉर्क इज नथिंग बट द टोटल टॉर्क समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क, है ना। सो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं इन सबका समेशन। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो एडिशन क्या होगा, वेक्टर एडिशन होगा। इट विल बी वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। प्रीवियस क्लास में जहां भी आपने नोट्स बनाया था वहां पर हमने लिखा था नेट टॉर्क। ये सिंबल नहीं लिख पाए थे हम लोग, सिर्फ स्टेटमेंट लिखे थे, समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स अबाउट अ पॉइंट इज नेट टॉर्क। आप ये सिंबल जरूर, ये स्टेटमेंट जरूर लिखिए। ये टाउ नेट इज इक्वल टू टाउ 1 वेक्टर प्लस टाउ 2 वेक्टर प्लस टाउ 3 वेक्टर। याद रखिए टॉर्क जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एडिशन भी वेक्टर एडिशन होना चाहिए। दैट मीन्स कि डायरेक्शन मैटर करता है, इसमें डायरेक्शन मैटर करता है। ठीक है, ओके। ये हम लोग लास्ट क्लास तक सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग आज इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आज के लेक्चर में इसी को आगे बढ़ाएंगे। एक दो क्वेश्चन और करेंगे रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ नेट टॉर्क। यहां तक किसी को कुछ डाउट है, यू मे रेज योर हैंड। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है। आगे बढ़ू, यस सर नो, प्लीज बोल रहा है ओके, आगे बढ़िए। ठीक है अबल, ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। दिस क्लास इज फॉर बोथ बैच सेफ, नहीं मैं पहले ही बोल रखा हूँ, दिस इज फॉर 11A1 ओनली। टॉपिक नहीं दिख रहा है, ये रोटेशनल मोशन आप लोगों को वर्क पावर एनर्जी पढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन टॉर्क, लेक्चर नंबर 3। आज के क्लास में हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं कुछ नेट टॉर्क बेस्ड ऑन अनदर प्रॉब्लम। एक क्लास लास्ट क्लास में किया था, रॉड के ऊपर हम लोगों ने 2-3 फोर्स दिखाए थे, है ना। मैं इस क्लास में उस रॉड की जगह एक सीट लेना चाहता हूँ। मान लीजिए कि ये एक सीट है, स्क्वायर सीट, स्क्वायर सीट है जिसका साइड है 1 मीटर। इट हैज 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर एंड 1 मीटर। ठीक है, सो इस पर कुछ फोर्सेज लग रहा है। फोर्स का डायरेक्शन मैं बता देता हूँ। वन फोर्स इज अलोंग दिस डायरेक्शन, ये एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा। दूसरा फोर्स लग रहा है कुछ इस तरह का, इस डायरेक्शन में। और एक फोर्स लग रहा है ऐसा, ऐसा लग रहा है। मान लीजिए इस फोर्स का वैल्यू है 21 न्यूटन, इस फोर्स का वैल्यू है 10 न्यूटन, एंड इट मेक्स एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। दिस इज 45 डिग्री। नाउ दिस इज 20 न्यूटन, दिस इज 20 न्यूटन, ओके। एंड यहां पर भी कुछ फोर्सेज लग रहा है। लेट से कि एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा और एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है ऐसा। ठीक है, एंड दिस फोर्स मेक्स 15 डिग्री, 15 डिग्री with horizontal, and this makes 37 degree with horizontal। हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी हमें फाइंड आउट करना है नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, एंड एक्सिस
passes through point A perpendicular to the plane of a square sheet A, B, C, D. ठीक है, और कोई डाउट इसमें? किसी को कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लीजिए। ये स्क्वायर शीट है, इसका लेंथ है 1 मीटर। आई एम राइटिंग ओवर हियर। ये एक 1 मीटर बाई 1 मीटर का शीट है। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, फाइंड नेट टॉर्क, नेट टॉर्क about point A of a square sheet of a square sheet of dimension 1 meter by 1 meter. वन मीटर बाय 1 मीटर। ये है क्वेश्चन, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बन जाएगा। पॉइंट ए के पास फोर्स का वैल्यू, ओ सॉरी, यस, लेट्स से दिस इज 22.5 and this is 31.5. देखा, बहुत टफ क्वेश्चन दिया है मैंने। आर्यन का आंसर आ गया है, और देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। आयुष राज का आंसर आया है 5√2 + 20। अमन का भी आंसर आ गया है। ओके ग्रेट, 3 लोगों ने अभी तक आंसर किया है। 17 अभी लोग प्रेजेंट है, जिसमें से कि कुछ लोग A1 A2 के हैं, तो उनके लिए फ्री है ये। आप लोग आंसर करिए। जिया, खुशी, माला, नीरज, प्रिंस, रॉबी। सो रहा है क्या आज? At C point, force is 10 Newton. Yes, Aryan, that is 10 Newton. सिमरन, विनय, विनय, ओके ओके, डू इट क्विकली। ये क्वेश्चन कर लिए तो आपका बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हालांकि अभी तक 3 लोगों ने 3 आंसर दिया है, ये भी एक नोटेड पॉइंट है। आर्यन का है 51, रुकनुद्दीन, what will be your answer? Do it quickly. जल्दी जल्दी बताइए। खुशी, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ क्या टॉर्क और फोर्स को लेकर के? अभी भी कंफ्यूजन में ही हो? खुशी, अनम्यूट करके बोल सकती हो।
सर क्लियर हो गया। अब कंफ्यूजन नहीं है ना? नो सर। ओके चलो, क्वेश्चन बनाइए फटाफट। cos 85 डिग्री का वैल्यू ओके। हाँ, चलिए सॉल्व करते हैं। मुझे लग रहा है कि अब आप लोग, जो मैंने जाल बिछाया था, आप उसमें फंस चुके हैं। आपको मैं कभी ऐसा वैल्यू नहीं दूंगा जिसके वजह से आपको तकलीफ हो, आपको पता है ना। इसका मतलब ये सब जो मैंने वैल्यू दिया है शायद इनका काम ना होगा। चलिए देखते हैं। मुझे क्या निकालना है? नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। इस ए पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है, और ए पॉइंट है ये वाला। याद करिए कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट जो मैंने बताया था टॉर्क निकालने के लिए, वो क्या था? अगर अगर फोर्स का, या फोर्स का नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं, अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, नोट कर लीजिए, अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जिस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, टॉर्क निकालना है, निकालना है, वहां से गुजरे, वहां से गुजरे तो तो उसका टॉर्क जीरो होगा, उसका टॉर्क जीरो होगा। क्या ये अब आप लोगों को याद रहेगा? हिंदी में लिखा है, अब तो याद होना चाहिए। ये बात समझ में आई क्या? फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किसको कहेंगे? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, वहां से गुजरे तो उसका टॉर्क, किसका टॉर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, उस फोर्स का टॉर्क, उस उस फोर्स, उस फोर्स का टॉर्क जीरो होगा। क्या ये सबको समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं यहां पर, ये रहा फोर्स और इसका लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या, यहां पर तो लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है। ये फोर्स खुद ही इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, इसके वजह से जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। ये जो फोर्स है इसके वजह से भी जो टॉर्क होगा इसका भी क्या होगा? जीरो। चाहे ये किसी भी एंगल पर एक्ट करे, 21 डिग्री, 31 डिग्री, 39 डिग्री, 49 डिग्री, हमें फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये उस पॉइंट से पास कर रहा है तो इसका टॉर्क जीरो होना चाहिए। हो गया। दूसरी बात करते हैं, इस फोर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। यहां से अगर आप एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दीजिए। अरे हो जा भाई, मार के चलो, ये एग्जैक्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये जो एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल कितना होगा?
45 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर है और इसका डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है, सो दिस विल बी 45 डिग्री। इसका मतलब इसी लाइन पर ये भी फोर्स लाई करता है, तो इसके वजह से भी जो टॉर्क होगा ये भी क्या हो जाएगा, 0। अब बात करते हैं इस 21 न्यूटन का। इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इस फोर्स को भी जरा प्रोड्यूस करिए पीछे, ये भी भाई साहब इसी पॉइंट से गुजर रहे हैं, तो इसके वजह से भी टॉर्क क्या हो गया, 0। इसके वजह से भी टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। अब ये एक फोर्स बचा है, क्या इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन को एक्सटेंड कर दीजिए, इलोंगेट करिए पीछे की तरफ। ये पीछे की तरफ इलोंगेट करेंगे तो ये इस पॉइंट के अबाउट पास नहीं कर रहा है। इस फोर्स का टॉर्क आएगा कितना, दैट टॉर्क विल बी इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर, इस फोर्स के परपेंडिकुलर रेडियस या डिस्टेंस कितना होगा, दैट विल बी 1 मीटर, 1 into 20, so that will be 20 न्यूटन मीटर। ओके प्रिंस, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने जो कंसेप्ट बोला वो इस पर ध्यान दीजिए कि अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किसको कहते हैं, जिस पॉइंट पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस लाइन को, उस फोर्स को एक्सटेंड करिए। जैसे यहाँ पर ये फोर्स जो लग रहा है इसको एक्सटेंड करिए पीछे की तरफ, देखिए कि क्या यहाँ से पास होगा कि नहीं। ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, देखोगे कि ये इसी पॉइंट से पास हो रहा है। ये फोर्स तो खुद ही इस पॉइंट से ही ओरिजिनेट हुआ है, ये फोर्स भी इसी पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ है। इन सारे फोर्सेस के वजह से जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, 0। सिर्फ एक ही फोर्स की वजह से टॉर्क आएगा और वो है 20 न्यूटन। टॉर्क का फार्मूला क्या होगा, 1 into 20, दैट विल बी 20 न्यूटन। यस अमल, आपका आंसर सही था, दैट वाज द ओनली करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, किसी को डाउट है? अच्छा, अब मुझे कोई बता सकते हैं क्या कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? अगर मैं कहूं कि मान लीजिए कि ये जो एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? Yes, Ayush, that will be the anti-clockwise. But ये वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? Torque will be anti-clockwise. That is the one of the direction. Very good. What will be its? Please, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? मैंने यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर रखा है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। along K. Okay. Okay. So if this is a y-axis, this is x-axis, force will be along negative x-axis. See, torque vector is equal to क्या होगा, r vector क्रॉस f vector. फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, that will be minus of 20 I cap क्रॉस r वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, that will be j, जो भी है 1 j वेक्टर। now I वेक्टर I j and k, I cross j gives k, j cross k gives I and I k cross I gives j। बट यहां पर करना है j क्रॉस I,
तो जे क्रॉस आई करेंगे तो ये हमें क्या देगा, माइनस ऑफ के। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पहले तो ये माइनस साइन को बाहर निकाल लो, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 20 के कैप, तो इट विल गिव 20 के कैप। आर्यन इट विल बी पॉजिटिव के ना, जे क्रॉस माइनस आई, अगर जे क्रॉस आई होता तो ये होता माइनस के, लेकिन यहां पर जे क्रॉस माइनस आई है, दैट विल गिव पॉजिटिव के। ठीक है, सो समझिए कि आपके एग्जाम में इसी तरह का कंफ्यूजन प्रोड्यूस किया जाता है। आपके ऑप्शन दिए जाएंगे 20 के कैप माइनस 20 के कैप, कंफ्यूजन यहां पर हो जाता है। तो आप ऐसे ही अंदाज पर मत सॉल्व किया करिए कि से ठीक है एक्स इधर वाई इधर तो ये पॉजिटिव के होगा, डोंट डू दिस। आपको वेक्टर पता है, फॉर्मूला पता है, आप एग्जैक्ट निकालिए। हो सकता है कि ये निगेटिव आ जाए, हो सकता है कि पॉजिटिव आ जाए, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, आपको नहीं पता कि आउट ऑफ द प्लेन पॉजिटिव के कैप है कि निगेटिव के कैप है। अगर आपको बता दिया जाता कि आउट ऑफ द प्लेन पॉजिटिव के कैप है तो आप डायरेक्ट थंब रूल का इस्तेमाल करते, आउट ऑफ द प्लेन आ जाता, आप आंसर लिख देते पॉजिटिव के कैप। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है ना कि आउट ऑफ द प्लेन पॉजिटिव के कैप है कि निगेटिव के कैप है, हु नोज, नो वन नोज। ओके ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पर बेस्ड, इसी तरह का क्वेश्चन, थोड़ा सा उसमें और ट्विस्ट करता हूं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पर आ जाएंगे। सी हियर इट इज अगेन अ स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स। ठीक है, अब इस पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा होगा एक इधर की तरफ, लेट्स से दिस इज 10 न्यूटन, एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, दैट इज ये कुछ है 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन। ठीक है, ये है 20 न्यूटन। और इस ये जो सीट है, इस सीट का मास दिया गया है, मास इज इक्वल टू लेट्स से 20 kg, इट्स 20 kg। और इसका जो साइड लेंथ है डेट इज 2 मीटर, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड फाइंड टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर सीट, यूनिफॉर्म स्क्वायर सीट of mass 20 kg has side length 2 meter, has side length 2 मीटर, इसका साइड लेंथ होगा 2 मीटर। ठीक है, सो हमें बताना है कि इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क क्या होगा, व्हाट विल बी द नेट टॉर्क। इसका नामकरण भी कर देते हैं, दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। है ना, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला करिए उसके बाद दूसरा भी कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, फाइंड टाउ डेट अबाउट
पॉइंट ए। ये दूसरा क्वेश्चन होगा। पहले क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करिए, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, आयुष का आया है, अमन का भी आ गया आंसर, बाकी लोग वेटिंग फॉर द अदर्स। बाकी लोग भी बताइए भाई। ओके, विनय का भी आ, विनय ठीक है, आर्यन का भी आ गया, प्रिंस का आया आंसर। उज्जवल का आया 0। उज्जवल 0 है कि और कुछ है उसमें, गलती से लिखे हो क्या? गर्ल्स की तरफ से कोई आंसर नहीं आया अभी तक। सिमरन, खुशी, जिया, कहाँ तुम लोग? माला, आज तान्या नहीं है, तान्या एब्सेंट है आज। रॉबिस का भी आ गया आंसर। ओके, ये इसका थीटा नहीं दिया था क्या? सॉरी 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 यार, ये 45 डिग्री है। दिस इज 45 डिग्री। कुछ लोग एज्यूम कर लिए हो क्या? दिस इज 45 डिग्री। बोलना चाहिए था ना कि ये थीटा नहीं दिए। इसलिए 0 दे दिया क्या? पर 0 होगा नहीं ना। उसका तो 0 ही होगा। रॉबिन शायद हो भी सकता है, पता नहीं। अगर मॉडिफाई करना है आंसर तो मॉडिफाई कर सकते हो। दिस इज 45 डिग्री। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट इट। इसका सेंटर ऑफ मास, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द टॉर्क अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर। गर्ल्स के तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है, इसका मतलब आप लोगों को क्लियर नहीं है या फिर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये 45 डिग्री है तो मुझे इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो देखिए, ये रहा 45 डिग्री, और इसको जब आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे इट विल गोज पास थ्रू लाइक दिस वन। और ये इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर लाई करेगा, इस स्क्वायर शीट का सेंटर ऑफ मास यहां पर लाई करेगा। इसका मतलब ये जो फोर्स है 20 न्यूटन का, ये इसके सेंटर ऑफ मास से ही पास होगा, बिकॉज ये डायगोनल के तरफ ही है। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट दिस फोर्स? ये जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये वाला है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। इस इस फोर्स का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? जस्ट इमेजिन करिए, अगर जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे यहां से, इसके लाइन ऑफ एक्शन पर आप एक लाइन ड्रॉ करिए,
दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वैल्यू कितना होगा, यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, 1 मीटर। ठीक है। सो पहला चीज, इस पॉइंट के वजह से, इस पॉइंट के वजह से टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी 0, बट इस फोर्स के वजह से टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1 मीटर, ये हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर। ये है पहले का आंसर। टॉर्क, नेट टॉर्क टाउ नेट विल बी टाउ 1 प्लस टाउ 2, ये हो जाएगा 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। यस बिल्कुल रवि, 10 ही दिए थे पर थीटा नहीं दिया था, फिर भी आप लोगों ने सॉल्व किया। विनय का दूसरा का आंसर है 40, अमन का है कुछ रूट वगैरह में आ रहा है। चलिए देखते हैं। आप लोग को याद होगा कि एक स्क्वायर दूसरे उस एक स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। ये प्रॉपर्टी आप लोग 9th या 10th में पढ़े होंगे कि किसी भी स्क्वायर का डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि इस डायगोनल का जो भी लेंथ होगा, रॉबिस उसमें डायगोनल का जरूरी था ना कि अगर मान लीजिए कि ये 45 डिग्री के जगह पर मैंने 30 डिग्री दे रखा होता, 30 डिग्री होता, तो भी क्या आंसर सेम आता क्या? बोलिए। अगर ये मैं 30 डिग्री दे देता तब ये 20 न्यूटन का फोर्स इस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं करता। हाँ बिल्कुल, तब आपको इसका 2 कंपोनेंट लेना पड़ता। ठीक है। ओके ओके ओके। पॉइंट ए के अबाउट बात करते हैं। देखिए ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जब आप ड्रॉ करेंगे, ये रहा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और इसका पॉइंट ए के अबाउट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट विल बी 2 मीटर। यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का इस पॉइंट से। तो इसके वजह से जो टॉर्क आएगा, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए दैट विल बी 10 इंटू 2, कितना हो जाएगा 20। डायरेक्शन क्या होगा, याद रखिए अब 2 फोर्स आने वाले इसलिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। 10 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नाउ ये 20 न्यूटन है, इस 20 न्यूटन का 2 कंपोनेंट निकाल लेते हैं। एक कंपोनेंट ले लेते हैं इधर के तरफ, दैट विल बी 20 cos 45, और एक कंपोनेंट ले लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 1 मिनट रॉबिन, आता हूं मैं, 1 मिनट। ये इधर के तरफ हम लोग ले लेते हैं 20 sin 45, sin 45। हाँ 1 मिनट रॉबिन, आओ राबिन राबिन। हाँ चलो अनम्यूट करो, बोलो। सर ऊपर वाला लिख रहे थे ना, छूट गया था थोड़ा हल्का। कौन सा ऊपर वाला छूट गया है, ये वाला? टी ए इक्वल टू 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 न्यूटन मीटर कैसा है? हाँ ये 10 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रॉ करो ना, ये जाएगा ऐसा। और इस लाइन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी कितना होगा, ये 2 मीटर जो इस स्क्वायर का लेंथ है। हो गया हो गया। ओके अब समझिए, ये 20 cos 45 ये वाला जो फोर्स है, ये खुद इसका लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है ना। इसका लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट के अबाउट पास हो रहा है, तो इसके वजह से जो टॉर्क होगा, टॉर्क अबाउट ए, ये क्या हो जाएगा 0। और इस 20 sin 45 का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये देखिए ये वाला है,
ये वाला साइड लेंथ यही है ना। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इस पॉइंट से, खुद इसका ये साइड 2 मीटर। तो इस फोर्स के वजह से जो टॉर्क आएगा, टॉर्क अबाउट ए, दैट विल बी 20 साइड 45 बोले तो कितना हो गया 20/√2, 20/√2 इंटू 2, ठीक है। हाँ ये ठीक है ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 40/√2। इसके वजह से रोटेशन भी कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा। तो आप इसको ऐड कर दीजिए, टोटल टॉर्क कितना आ जाएगा, टाउ नेट विल बी 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, प्लस 40/√2 ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दोनों सेम डायरेक्शन में अगर रोटेट करा रहे तो इसका नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 20√2 को मैं लिख सकता हूँ, दिस विल बी 20√2 रेशनलाइज करके। हाँ रॉबिन बोलो। सर फिगर नहीं समझे, उसी में था ना सब, सेकंड नंबर का उलझोल हो गया सब। अलग अलग कलर का तो बनाया हूँ, देखो ना ये ब्लैक कलर का है, पहले वाला ग्रीन कलर का था। सेकंड क्वेश्चन मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ। बोलो कौन सा नहीं समझ में आया। सर सब झोल हो गया, 2 नंबर पहला बनाए, दूसरा छूट गया। तुम दूसरा दूसरा बना लो ना फिगर, तुम मेरे जैसा क्यों बना रहे हो, तुम अपने लिए तो दूसरा फिगर बनाओ ना। एक फिगर ऐसा बना लो इधर से, क्या यार, हम देहचोर है, तुम लोग भी देहचोर ही है क्या है। अपने लिए फिगर बनाओ अलग से। ये एक इधर की तरफ फोर्स दिखाइए, इस फोर्स का 2 कंपोनेंट आ जाएगा, एक इधर के तरफ आएगा और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर के तरफ आ जाएगा। इस फोर्स के वजह से ये जो आएगा 20 cos 45, इसका कंपोनेंट हो जाएगा टॉर्क, इसके वजह से हो जाएगा 0 अबाउट पॉइंट ए। और ये जो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन वाला, इसके वजह से एक टॉर्क आ जाएगा अलोंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 2 मीटर है हाइट, इसके वजह से आ जाएगा टॉर्क कितना, टॉर्क अबाउट ए 20 न्यूटन मीटर। अच्छा ये एंगल है 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 sin 45। अब इसके वजह से तो टॉर्क 0 हो गया, इसके वजह से टॉर्क क्या आएगा, इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये 2 मीटर। इस फोर्स के वजह से टॉर्क आएगा, दैट टॉर्क अबाउट ए विल बी 20 sin 45 × 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये वाला, ये 20/√2 × 2 दैट इज 40/√2। इसको आप हो लिख गया, सकते हो हो गया। 20√2, 20 कॉमन ले लो, इट विल बी √2 + 1। क्या इसमें किसी को डाउट है और इस क्वेश्चन में, प्लीज रेज योर हैंड, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, घबराओ मत, छोटे से छोटे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, पूछिए हर एक क्वेश्चन। नहीं समझ में आया बिंदास बोलो, नहीं समझ में आया। Why we don't take mg force? Oh yes 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 आयुष, सॉरी सॉरी सॉरी, mg फोर्स भी तो लेना पड़ेगा ना, mg फोर्स तो लेना पड़ेगा। देखो पहले वाले सेंटर ऑफ मास में, इसी के लिए तो मैंने मास दिया था और मैं खुद ही भूल गया। पहले वाले केस में तो सेंटर ऑफ मास से ही mg फोर्स पास करेगा, इसका तो टॉर्क 0 हो जाएगा, वो तो करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इस केस में क्या होगा, देखो सेंटर ऑफ मास से mg फोर्स नीचे की तरफ लगेगा,
mg फोर्स यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर की तरफ लगेगा, और इसका वैल्यू कितना होगा? 200 न्यूटन। इसका जो वैल्यू होगा ये कितना होगा? 200 न्यूटन। सो टाउ ड्यू टू mg, ये भी कितना होगा? mg इंटू ये सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? दैट विल बी 1 मीटर। कितना? l/2। तो mg इंटू l/2, ये भी तो आएगा। थैंक्स आयुष, बचा लिया तुमने। सो यहाँ पर ऐड कर देंगे, mg की वजह से कितना आ जाएगा? दैट विल बी तो 200 न्यूटन इंटू l/2 विल बी 2/2, बोले तो 1। ये टोटल कितना हो जाएगा? 220 प्लस 20√2। 20 जब कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 11 प्लस √2। हाँ रॉबिन, अब बोलो। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन में मास कहाँ जरूरी पड़ा था? मास का उसमें भी हम लोग मास कंसीडर करते, लेकिन जो mg फोर्स है वो mg फोर्स लगता कहाँ से? सेंटर ऑफ मास से ही तो लगता है ना। तो इस mg फोर्स के वजह से जो टॉर्क आएगा वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि ये इसी पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है। नहीं समझे? पहले वाले केस में टॉर्क किस, हाँ पहले वाले केस में जो टॉर्क निकालना था वो किसके अबाउट निकालना था? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और जो mg फोर्स लगता है वो किस पॉइंट पर लगता है? सेंटर ऑफ मास पर। इसके पहले वाला पेज कौन सा है? यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो मैंने मास दिया ही नहीं था ना। इस क्वेश्चन में तो मैंने मास दिया ही नहीं था। मास कहाँ है इसमें? रॉबिन्स, यहां पर मास नहीं दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में मास ऐड किया गया है। दोनों में डिफरेंस समझिए, दो क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है? हाँ अगर कहा जाएगा तभी लेंगे ना, नहीं होगा तो फिर क्यों कंसीडर करेंगे? आगे बढ़े। अगर रहेगा तब आप मानेंगे, नहीं होगा तो आपकी मर्जी। आपको मानना है तो एम मास मान करके बना लीजिए, लेकिन हम जबरदस्ती आ बैल मुझे बार क्यों माने जबरदस्ती? वन मोर क्वेश्चन। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और करा लेते हैं। एक क्वेश्चन और कराते हैं। चलिए ये ले लीजिए एग्जांपल एक और। अभी तक गर्ल्स के तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं है, 0 रेस्पॉन्स। या तो आप लोग टाइप नहीं कर पाते हो, या आप लोग क्वेश्चन नहीं बना रहे हो। ओके, वन मोर थिंग इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल। 3 लोगों के ग्रुप में, कोई भी 3 स्टूडेंट, 3 लोगों के ग्रुप में आपको एक कॉल जाएगा। आपको उस पार्टिकुलर डे को आपका नोट्स और आपका होमवर्क साथ में लेकर के सेंटर पर आना होगा। ठीक है? तो बी प्रिपेयर्ड। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो आप अलग ही दुनिया में हो, इधर सब्जी बना रहे हैं और इधर क्लास ज्वाइन करके छोड़ दिए। आपका होमवर्क अलोंग विथ योर नोटबुक, जो आपका नोट्स है वो लेकर के आपको सेंटर पर आना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट का। मैथ्स वालों का मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी वालों का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट का नोट्स प्लस होमवर्क वो लेकर के आना होगा। वो यहाँ पर चेक होगा। और ताना नहीं मार रहे मैं नालायक, मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन पास कर रहा हूँ। हाँ रॉबिन बोलो, बोलिए। सब सब्जेक्ट का सर? बिल्कुल केमिस्ट्री का भी? सारे सब्जेक्ट।
वो तो सिर्फ क्वेश्चन करवाए, टॉपिक करवाए कहाँ अभी? जो भी करवाए हैं वो लेकर के आना होगा। सर विल बी देयर, जो करवाए हैं वो अपना देख लेंगे, ठीक है। मैं जो करवाया हूँ मैं अपना कॉपी चेक कर लूंगा, बैच वाले सर सुनील सर जो करवाए हैं वो अपना कॉपी चेक कर लेंगे, जो जो पढ़ाया है वो उसको मालूम है कि वो क्या लिखवाया है, क्या पता, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। मान लेते हैं कि एक और स्क्वायर शीट है, स्क्वायर शीट है ऐसा, नहीं यूज होगा। कौन सा क्वेश्चन को बोल रहे हो रुकनुद्दीन? ये क्वेश्चन में एमजी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लगता है ना। सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो भी एमजी फोर्स होता है किसी भी बॉडी का, एक रिजिड बॉडी का या बोल सकते हो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, उसका मास एमजी फोर्स कहाँ लगता है? सेंटर ऑफ मास पर। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। उसका एमजी फोर्स कहाँ लगेगा? सेंटर ऑफ मास पर। चलिए इस क्वेश्चन में सीट नहीं देते, हटाओ, दूसरा कुछ देते। मान लीजिए कि आपके पास एक रॉड दिया गया, ये एक रॉड है, ठीक है, और इस रॉड के अबाउट, इस रॉड का टॉर्क निकालना है अबाउट पॉइंट, अबाउट पॉइंट ए। इसका मास दिया गया है एम, और एम इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, लेट से 10 kg, और एक फोर्स लगा देते हैं यहाँ पर इधर के तरफ, दिस इज ऑल्सो 10 kg, और ये एंगल बनाएगा कितना, दिस विल बी 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। और इसका जो लेंथ है, दैट लेंथ इज इक्वल्स टू 2√2 मीटर, 2√2 मीटर। तो टॉर्क अबाउट ए बताइए, टॉर्क अबाउट ए क्या होगा? हाँ, F इजिकल टू 10 kg नहीं, 10 न्यूटन होगा ऑफ कोर्स। वो फोर्स होगा 45 डिग्री पर। यस, दिस इज 45 डिग्री। फिर से लिखूं क्या? दिस इज 45 डिग्री। जल्दी से बताइए, इस तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हो, ये आसान है आपके लिए। आयु सूरज का आया, हाँ इन रूट ही आएगा। इसका mg फोर्स सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा? L/2 पर। रुकनुद्दीन, सेंटर ऑफ मास इसका लाई करेगा L/2 पर, और इसका जो mg फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा? L/2 डिस्टेंस पर। इस पॉइंट से इसका दूरी जो होगा वो कितना होगा? L/2, L/2, ठीक है। टोटल लेंथ है 2√2 मीटर। अच्छा, इस फोर्स का, ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है, इस 10 न्यूटन का फोर्स का दो कंपोनेंट आएगा। इस फोर्स का दो कंपोनेंट आएगा। देखिए, एक जो कंपोनेंट आएगा वो किधर की तरफ आ जाएगा? अलोंग दिस डायरेक्शन। ये एक इधर की तरफ आ जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और दूसरा जो आएगा वो इधर की तरफ आ जाएगा। ये जो फोर्स है ये 10 cos
45, इसके वजह से जो फोर्स होगा, इसके वजह से जो टॉर्क होगा, ये टॉर्क हो जाएगा इसके वजह से 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये फोर्स किससे पास हो रहा है? इस हिंज पॉइंट के अबाउट, इसी के पॉइंट। लेकिन इधर की तरफ जो कंपोनेंट है, ये वैल्यू होगा कितना? 10 sin 45, और इसके वजह से टॉर्क आएगा, इसके वजह से टॉर्क आएगा, और इसके वजह से टॉर्क कितना आना चाहिए? देखो, दैट विल बी, मैं इसके वजह से नाम ले लेता हूं τ1। तो τ1 विल बी इक्वल्स टू 10 sin 45, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 2√2। ये वैल्यू आ जाएगा 10 sin 45 का वैल्यू हो जाता है √2 गुना 2√2 कैंसिल आउट हो गया, ये बच जाएगा कितना? 20 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नाउ इस mg के वजह से जो टॉर्क आएगा, इसका मान लेते हैं हम लोग τ2 कितना हो जाएगा? mg इंटू L/2, और ये कितना हो जाएगा? mg का वैल्यू कितना? 10 किलो है, तो 100, L का वैल्यू है 2√2 डिवाइडेड बाई 2 काट दीजिए, यहां से कितना आ गया? 100√2। इसका डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। सो जो नेट टॉर्क आएगा, नेट टॉर्क, दैट विल बी, नेट टॉर्क जो आएगा, ज्यादा छोटा हो गया क्या? ठीक है, नेट टॉर्क जो आएगा, दैट टॉर्क विल बी τ1 प्लस τ2। अब अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? निगेटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तो ये क्या हो जाएगा? 100√2 माइनस 20 न्यूटन। 20 कॉमन ले लीजिए इसमें से, ये हो जाएगा 5√2 माइनस 1। विनय 20 सही है, पर आपने प्लस क्यों कर दिया? दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन अलग अलग है, एक एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा, दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, तो माइनस होगा ना यहाँ पर। ठीक है, ओके, चलिए, ये हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। एक 5 मिनट में एक्सटेंड कर रहा हूं क्लास को, क्योंकि इसके बाद भी मेरा ही क्लास है, तो कोई टेंशन है नहीं। एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मुझे बताना है, वो है इक्विलिब्रियम कंडीशन। हेडिंग डाल लीजिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन। वैसे तो हम लोग इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, है ना? नहीं रॉबिन्स, तुम लोगों का नहीं है क्लास, वो A2 के लिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, अब देखिए, हमने पढ़ा था कि से जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, तो उस समय हम लोग क्या पढ़े थे कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी 0। करेक्ट? यहां पर भी वही कंडीशन है। यहां पर कंडीशन क्या होगा? पहला कंडीशन क्या होगा? कंडीशंस फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम आर। पहला कंडीशन है, फर्स्ट, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस
ये हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज शुड बी 0 दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग एक्स डायरेक्शन शुड बी 0, summation of all the forces along y direction should be 0. अरे ठीक है भाई, स्पेलिंग चेक कर लो ना यार, क्या है कंडीशंस। ठीक है, summation of all the forces along y direction 0, summation of all the forces along z direction should be 0। ये तो हम लोग पढ़ चुके थे एनएलएम में ही। यस, रोटेशनल में एक एक्स्ट्रा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क, summation of all the torque should be 0। इसका भी मतलब यही हो गया, summation of all the torque in x direction plus y direction plus z direction should be 0। तो tau net summation of all the torque का मतलब क्या हो गया, summation of all the torque का मतलब हो गया tau 1 वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो प्लस tau 2 वेक्टर प्लस tau 3 वेक्टर शुड बी 0। ठीक है, तब जाकर के हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब याद करिए कि हम लोग एनएलएम में कुछ क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए थे इसके लिए कि ये क्वेश्चन हम लोग रोटेशन में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इसी पर बेस्ड कंसेप्ट पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे के छोड़ता हूं होमवर्क, और वो क्वेश्चन होगा उज्जवल, जो आपका क्वेश्चन था डाउट, वो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन का ही। ठीक है, तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, लेट से कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल ये वाला, आपके पास एक वॉल है, टॉर्क का ही है, इसमें भी तो टॉर्क ही है, पर ये क्वेश्चन टॉर्क के किस कंसेप्ट से सॉल्व होगा, वो है इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। कि अगर वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस पर जितना भी टॉर्क लग रहा है उस सबको जोड़ करके 0 कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो वैल्यू आ जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक रॉड है और ये रॉड कुछ m kg का है, लाइकवाइज ऐसा ये m kg का है, ऐसा है। इस रॉड का मास है m kg और इस रॉड का लेंथ है l मीटर। दिस सरफेस इज रफ, दिस इज रफ, और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है वो है म्यू। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज वॉल नंबर 1, दिस इज वॉल नंबर 2, दिस इज वॉल नंबर 2। तो क्वेश्चन यह है कि फाइंड फर्स्ट नॉर्मल फोर्स exerted by wall। दूसरा फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज स्मूथ, दिस सरफेस इज स्मूथ। फ्रिक्शन फोर्स बाय वॉल। तो ये दो क्वेश्चन है,
आप इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करिएगा। आपको पता है, फ्री बॉडी डायग्राम निकालने आता है, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, इक्वेशंस लिखिए। यहाँ पर नॉर्मल फोर्स 1 लगेगा, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स 2 लगेगा। दोनों फोर्स का वैल्यू निकालिए, सॉल्व करिए, फाइंड आउट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।